आज का जो पाठ है वो है आव्यूह। पाठ 3 है क्योंकि 2 वाला मैंने पढ़ा दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो ये नंबर 3 है और बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं बनेगा इस वीडियो का। मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 3 पार्ट आएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा क्योंकि आप जानते हैं इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पार्ट आपको याद है तो समझ लीजिए कि जो आने वाला पार्ट है सारणिक, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। ये आपको आगे समझ लीजिए वो भी आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको पता है, फिर भी मैं कुछ बता देता हूं जो आपके काम की बात है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, तो मैं इनको आव्यूह के रूप में लिख रहा हूं। जैसे 5, 2, -1, 3, 6, 5, 4, 3, 2। ये देखिए हमने कुछ संख्याएं लिखा है और आप जानते हैं कि जब ऐसी संख्याएं हम लिख देते हैं और उनको ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो इसको कहा जाता है आव्यूह। ये सबको पता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सामने से देखते हैं, इधर देखिए, इधर से देखते हैं, किधर से, बाएं साइड से। ठीक है, जब हम बाएं साइड से सामने से देखते हैं तो ये हमें मिलता है एक लाइन लिखा गया, देखिए 5, 2, -1। फिर ये दूसरी लाइन लिखा गया है 3, 6, 5। फिर ये तीसरी लाइन लिखा गया है 4, 3, 2। ऐसे और भी लाइन लिख सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी लिख सकते हैं। तो जो ये लाइन से लिखा गया, ये लाइन, ठीक है, ये बाएं से दाएं जो लिखा गया है ऐसे, ये चीज़ें इनको कहा जाता है पंक्ति। क्या कहा जाता है? पंक्ति। ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली लाइन है तो इसको पहली पंक्ति बोलते हैं, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, तो क्या नाम बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं R1। ठीक है, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि कोई खंभा आप लोग जानते हैं, खंभे को स्तंभ भी बोलते हैं और हमेशा खंभा या स्तंभ सीधा ऐसे खड़ा रहता है। तो आप जरा इसको देखिए, अगर हम ऐसे ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से ऐसे नीचे देखते हैं तो ये आपको दिखेगा 5, 3, 4। ये एक स्तंभ की तरह दिखेगा कि ये पूरा ऐसे खड़ा हुआ है। ये भी एक स्तंभ की तरह दिखेगा, ये भी एक स्तंभ की तरह दिखेगा। तो इन तीनों को 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम, इसलिए इन स्तंभों को नाम दिया जाता है C1। C1 का मतलब होता है पहला स्तंभ। ठीक है, C2 का मतलब होता है दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा कॉलम। C3 देखो, इसका नाम है C3, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम यानी कि तीसरा कॉलम यानी तीसरा स्तंभ। याद रखिएगा। तो जब हम बाएं से दाहिने देखते हैं तो उनको बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं पंक्ति। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं इसे सीधा खड़ा खड़ा तो उसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 पंक्ति लिखा है, 3 स्तंभ लिखा है। तो जरूरी नहीं कि हर आव्यूह में 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कक्षा 12 में केवल ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 ही पढ़ना है। 3 स्तंभ हो सकता है, 3 पंक्ति हो सकती है, या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में यहाँ नहीं है। और याद रखिएगा इसमें और भी चीज़ें होती हैं। जब भी ये आव्यूह के अंदर ढेर सारी संख्याएं लिखी गई हों तो उन ढेर सारी संख्याओं को कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। ठीक है, अवयव इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। अब अवयव क्या होते हैं? जितनी भी लिखी गई संख्याएं होती हैं सबको अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे 5, 2, -1, 5, 6, 3, 4, 3, 2, ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अवयव। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कितने अवयव हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें है 9 अवयव। ऐसे कभी कभी मान लीजिए कोई पूछ लिया और आव्यूह दे दिया और कहेगा कि बताइए इसमें कितने अवयव हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। या दूसरा तरीका ये है कि अवयवों की संख्या अगर हमें बताना हो, ठीक है, तो अवयवों की संख्या होता है जितनी पंक्ति है और जितना स्तंभ है, दोनों का जब हम गुणा कर देते हैं तो वो आता है अवयवों की संख्या। ठीक है, यानी कि कैसे आता है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है? जितनी पंक्ति हैं, जितने स्तंभ है, जब हम उनको आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है? अवयवों की संख्या। याद रखिएगा इसको।
ठीक है। जैसे इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो 3 त्रिका 9, और ये क्या आएगा, अवयवों की संख्या। ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद होता है आव्यूह का क्रम। ये कभी कभी 1 नंबर में आता है, क्रम या कोटि बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, तो देखिए ध्यान से, आव्यूह का क्रम या कोटि ये होता है पंक्तियों, देखो हम लिख दे रहे हैं, पंक्तियों की संख्या, ठीक है, क्रॉस। याद रखिएगा जब भी हम आव्यूह का कोट या क्रम ज्ञात करते हैं तो आव्यूहों की संख्या यहाँ गुणा नहीं है, इसको क्रॉस बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। कब, जब क्रम या कोटि का नाम आता है। तो आव्यूह का क्रम या कोटि का सूत्र क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे, तो गुणे आप मत बोलिएगा, मैं भी बोल दे रहा हूं भूल से, ये क्या है, क्रॉस है। ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या क्रॉस, ठीक है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो आपके सामने ये आव्यूह लिखा गया है इसकी कोटि बताइए, इस आव्यूह की कोट बताइए, तो कोटि क्या सूत्र क्या होता है, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो कैसे निकल के आएगा, तो यहां पर पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 3 है, तो दोनों के बीच में से क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे तो हम कहेंगे कि इस आव्यूह का जो क्रम है या कोटि है वह 3 क्रॉस 3 है। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, 3 क्रॉस 3। ऐसे ही अगर हम, ध्यान दीजिए, ऐसे अगर हम इस लाइन को इसे मिटा दें, इसको हम मिटा दें, ठीक है, ये देखिए हमने मिटा दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए इस आव्यूह का कोटि बताइए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें कितनी पंक्ति है, 2 है, और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो 3 है, तो दोनों के बीच में क्रॉस कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये जो आव्यूह है इसकी जो कोटि है वह 2 क्रॉस 3 है। ऐसे अगर हम ऐसे एक और हटा दें, ऐसे इस टाइप का, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास मिला है केवल 1 पंक्ति है, तो 1 पंक्ति है क्रॉस, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, ये 3 स्तंभ, तो 1 क्रॉस 3, इसका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अवयवों की संख्या, आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है। सूत्र याद रखिएगा, जब भी अवयवों की संख्या या क्रम या कोटि निकालते हैं तो हमेशा पहले लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या, फिर बाद में स्तंभों की संख्या। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे है हमारा जो टॉपिक है, इसमें लिखा गया है आव्यूह का निरूपण। ये आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आप पूरा आव्यूह आपको समझ में आ गया, क्योंकि यही चीज़ मेन है। तो आव्यूह का निरूपण का मतलब होता है कि हम आव्यूह को कैसे लिखते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया वैसे ही आव्यूह को लिखते हैं, लेकिन सूत्र के रूप में आव्यूह को कैसे लिखा जाता है ये आपको समझना है, क्योंकि यही आगे आपको काम देगा। तो मैंने अभी बताया कि जब ढेर सारी संख्याएं होती हैं उनको ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उसको आव्यूह बोलते हैं, और आव्यूह के अंदर जो भी संख्याएं लिखी गई होती हैं उनको अवयव बोलते हैं, या अवयव की जगह कहीं कहीं लिखा होता है तत्व, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। तो अवयव या तत्व दोनों शब्द एक चीज के लिए ही प्रयोग किया जाता है, किन के लिए, वही जितनी संख्याएं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी गई होती हैं। ठीक है। तो आव्यूह के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी गई होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अवयव या तत्व। इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम एक लिख रहे हैं आव्यूह, तो आपको पता है कि आव्यूह के अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं, अवयव मतलब संख्याएं, तो वो संख्याएं कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूं ए मीन्स एनी वैल्यू, मीन्स कोई भी मान हो सकता है ये ए। ऐसे और भी हम कोई चीज ऐसे लिख रहे हैं ए, ठीक है, यहां भी ऐसे लिख रहे हैं ए, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे लास्ट में भी हम कोई मान लिख सकते हैं, ऐसे ए का मतलब कोई मान है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे जैसे हम पहली लाइन में लिखे हैं, देखिए ध्यान से, ये पहली लाइन है, ऐसे हम दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं ए, ठीक है, ऐसे ए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे ए, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे, ठीक है, ऐसे ए, देखिए, ठीक। आगे फिर और भी हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, ऐसे डॉट 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 डॉट, देखिए ये ए है।
अब ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे, बहुत सारी, मैंने अभी बताया था कि 3 पंक्ति या 3 स्तंभ नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए हम बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे सूत्र निकलेगा। तो ऐसे जैसे 1 2 3 पंक्ति है ना, ऐसे हम और भी बहुत सारी पंक्ति हम लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी लिख सकते हैं पंक्ति, ठीक है। और लास्ट में कोई मान लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती रहेंगी, ठीक है, ऐसे। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, डॉट डॉट का मतलब होता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ होगा ए, फिर होगा ए, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो लास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। देखिए आगे, अब इसी को ही आपको समझना है। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, आपको पता है मैंने अभी कहा था कि बाएं से दाएं जब हम देखते हैं कि जो ये लाइन होती हैं, ये लिखी गई होती हैं, इनको ही बोलते हैं पंक्ति, यही मैंने कहा। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो इनको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। अब जब आप गिनेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ तो बहुत सारी पंक्तियाँ और बहुत सारे स्तंभ हैं, तो यही चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यह है पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति को बोलते हैं R1, सबको पता है। दूसरी को बोलते हैं R2, ऐसे तीसरी को बोलते हैं R3, ठीक है। ऐसे ये जो अंतिम लाइन है इसका भी कोई नाम होगा, R उसके बाद कोई नाम होगा, जैसे ये तीसरी पंक्ति है, दूसरी है, ये पहली है, वैसे इसका भी कोई नाम होगा। लेकिन डॉट डॉट का मतलब होता है हमें पता नहीं है कि हम कितनी पंक्ति लिखे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, देखिए हमने मान लिया कि जो पंक्ति है ना वो है M। M का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, 100 50 1000 लाख 2 लाख कोई भी संख्या हो सकती है। तो उसी के स्थान पर हमने लिख दिया है M, ठीक है। तो वैसे ही अब देखिए, इधर देखिए, जैसे हमने पंक्ति का नाम रखा है, ठीक वैसे ही हम अब नाम रखेंगे स्तंभ का। तो आपको पता है कि ये स्तंभ को बोलते हैं, इसको पहला स्तंभ C1, इसको बोलते हैं क्या, दूसरा स्तंभ C2, इसको बोलते हैं तीसरा स्तंभ C3, और इसे डॉट 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 करेंगे तो ये कोई ना कोई स्तंभ आएगा। ये कौन सा स्तंभ है हमें पता नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये स्तंभ है N। N का मतलब कोई संख्या है, 10 20 50 हजार कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे क्या करना है, ये जो तत्व लिखे गए हैं, तत्व मतलब अवयव लिखे गए हैं, तो इनका हम एक नाम देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ए सब मान बराबर हैं, लेकिन इनको बराबर नहीं रखना है, इनको अलग अलग करना है, तभी तो दिखेंगे कि हर मान बराबर नहीं है, अलग अलग है। देखिए हम नाम इनका दे रहे हैं। अब देखिए ये जो पहला ए है ये एक संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो हमने अभी बताया था, नाम लिखते हैं पहले पंक्ति का नाम आता है, फिर स्तंभ का नाम आता है। तो ये जो पहला मान है ये किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इसीलिए इस तत्व का नाम होता है A11, ठीक। ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा पहली पंक्ति में है, दूसरा स्तंभ है। ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा पहली पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ है, और डॉट 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 पहली पंक्ति में है लेकिन 90वें स्तंभ में है। ये हो गया इनका नाम। ऐसे ही नाम लिखते जाते हैं और बन जाता है ढेर सारा, बहुत बड़ा हो जाता है। क्या, आव्यूह का निरूपण फिर छोटे में हम करते हैं। देखिए आगे, ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। फिर ऐसे हम दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहले पंक्ति का नाम लिखना है फिर स्तंभ का नाम लिखना है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति 90वां स्तंभ, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, ये बाहर नहीं आना चाहिए, तो मैं सही से इसको बना दे रहा हूँ, ये, हाँ ठीक। आगे ऐसे ही इसका क्या नाम हो जाएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तीसरी पंक्ति 90वां स्तंभ है। फिर वैसे इसका भी नाम हो जाएगा। अब ये कौन सी पंक्ति है, यमवा, यम वाला पंक्ति है, ठीक, और पहला स्तंभ है। ये यम पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, यम पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। ऐसे ये यम पंक्ति है और 90वां स्तंभ है। अब यही जो अंतिम मान होता है यही बताता है कौन, कि इसकी कोटि क्या होगी, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है, कोटि किसका, इस अवयव की कोटि क्या होगी। तो कोटि मैंने अभी बताया कि पहले हम पंक्ति की संख्या लिखते हैं, फिर क्रॉस
स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पंक्ति की संख्या हमने माना है m और स्तंभ की संख्या माना है n, तो ये इसका कोट हो जाएगा m क्रॉस n। और याद रखिएगा जो आव्यूह की कोट होती है वह हमेशा आव्यूह के नीचे दाहिनी तरफ यहाँ लिखा जाता है। तो अगर कहा जाए कि इस आव्यूह की कोट कितनी होगी तो इसका होगा m क्रॉस n, यहाँ लिखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो 1 2 3 किया गया है ये नाम रखा गया है, किसका नाम रखा गया है? आव्यूह के तत्वों का नाम लिखा गया है, इनकी हमें जरूरत है आगे, याद रखिएगा। अब इतना बड़ा जो है हर जगह तो लिखा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको मानक रूप में, मानक का मतलब होता है एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो मानक रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि चाहे जितना बड़ा आव्यूह हो उसको हम छोटे से लिखना है सूत्र के रूप में। तो मानक रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है मानक रूप, होता है ऐसे आव्यूह होता है ऐसे छोटा सा। अब इसमें देखिए हर जगह ए ए ए ए ए लिखा गया है, तो हम एक तत्व लिखेंगे ए। अब बात यह है कि इतने सारे एलिमेंट हैं तो हम सबको तो इतने में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा और बड़े को ही हम छोटा कर रहे हैं। तो इसमें देखो 1 1 1 2 1 3 ऐसे ढेर सारे नाम हैं, तो इसीलिए इनमें से कौन सा लें? तो हम कोई भी इसमें से नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट लिया गया है जो आई पंक्ति का है और जे स्तंभ का है, और ये आई जे क्या है? आई पंक्ति की संख्या है, जे स्तंभ की संख्या है। अब एक कौन सी किसकी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज समझना है। अब जैसे अगर हम i की जगह 1 रख दें और j की जगह 1 रख दें तो a11 मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। यहाँ जब i j के लिख दिए हैं तो हमें पता नहीं है कि किस पंक्ति किस स्तंभ का है, ठीक है। तो हमने इसलिए i j लिखा है। जब भी हम बड़े से छोटा लिखते हैं तो हम ज्यादातर i या j का उपयोग करते हैं, ठीक है, बड़े से छोटा करने में। और ये a i j क्या है? i पंक्ति, आईवीं पंक्ति और जेथ स्तंभ का ये तत्व है, यानी कि अवयव है, उसी को हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और याद रखिएगा जितने भी अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। तो इस पूरे अवयव को मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा ऐसे अवयव के अंदर ए आई जे, ठीक है। तो जहां ए आई जे क्या है? आईवीं पंक्ति तथा जेवीं स्तंभ का अवयव, ठीक है। ये कौन सा अवयव है? आईवीं पंक्ति तथा जेवीं स्तंभ का अवयव है, ठीक है। जहां पर, ठीक है, जहां पर, ठीक है, या और आई बराबर और जे बराबर क्या रखते हैं? 1 2 3 4 डाट डाट डाट। आई क्या है? आवी पंक्ति, पंक्ति कहां से लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 डाट डाट यम तक, तो हो जाएगा कहां तक? यम तक। और जे का मान कहां तक रखना है? 1 2 3 4 डाट 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 कहां तक? यम तक, क्योंकि आई बताता है पंक्ति को और जे बताता है स्तंभ तक, इसलिए पंक्ति यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाट डाट यम तक है और जो स्तंभ है वो 1 2 3 4 डाट डाट यम तक है, ठीक है। तो बड़े से हमने छोटा कर दिया है। तो याद रखिएगा कि चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो उसको हमेशा छोटा किया जा सकता है। और हमेशा अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, ज़्यादातर ए से लिखते हैं। और अगर ए कहीं दिया गया है तो बी से लिखेंगे, बी कहीं दिया गया है तो सी से लिखेंगे, ऐसे कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। आगे है जो हमारा टॉपिक, इसमें देखिए लिखा है अवयवों के प्रकार। देखिए अवयव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से केवल जो काम की चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें हैं उसमें से पहला जो नंबर है उसका है वर्ग अवयव का। अब ये वर्ग अवयव क्या है? वर्ग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उसी से ही संबंधित है। जैसे कि मैंने कहा था आयताकार के रूप में लिखते हैं संख्याओं को, वैसे ही यहाँ पर वर्ग के रूप में लिखते हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर हों। यहाँ पर क्या है? जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि यम बराबर यन,
यम क्या है? यम को कहते हैं पंक्तियों की संख्या, जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया, और यन को कहते हैं स्तंभों की संख्या। तो जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होता है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जितनी पंक्ति लिखना है उतने ही स्तंभ लिखना है। तो जैसे कोई एक आव्यूह ले लीजिए, ऐसे जैसे 3, 5, 4, 2, ठीक है। ये देखिए हमने एक आव्यूह लिखा है और ये इसमें ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति है, ठीक है, और ये 1, 2 स्तंभ है, ठीक है। तो ये जो आव्यूह है इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए इसको कहेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। ऐसे और भी हम लिख सकते हैं, जैसे -1, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 6, 3, देख रहे हैं ना। ये जो एक आव्यूह है इसमें देख रहे हैं ना, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। 3 पंक्ति है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये पहला, देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा स्तंभ है। तो 3 × 3 हुआ, इसकी कोट क्या हुई? 3 × 3, ठीक है। यानी कि इसमें जितनी पंक्ति हैं उतनी स्तंभ है। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो ये भी क्या हुआ? वर्ग आव्यूह। ऐसे एक वाला लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 4, ठीक है। यह भी एक आव्यूह है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो 1 × 1, ठीक है। ये 1 × 1 का है, ये 2 × 2 का है, ये 3 × 3 का है। 3 × 3 का ही पढ़ना है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसकी हमें जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत? वहां है जो शार्डिक वाला पाठ पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं उन्हीं से ही बनता है शार्डिक। सभी आव्यूह से शार्डिक नहीं बनता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो शार्डिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा हमारा जो आव्यूह है उसमें है कि शून्य या रिक्त आव्यूह, जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि ये सवाल जब लगाते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या लिखा है? जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव या तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा लिखते हैं, एक इसमें शून्य भी लिख दिया, तो आपको पता है कि ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो ये 1 × 1 का हुआ। ये 1 × 1 का आव्यूह है, इसको भी हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। और भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0, 0, 0, 0, ये देख रहे हैं ना, ये 2 × 2 वाला आव्यूह है, यह भी रिक्त या शून्य आव्यूह है। ऐसे 3 × 3 का भी हम ले सकते हैं, ऐसे 0, 0, यानी कि 0, 0, 0, ऐसे 0, 0, 0, ये देख रहे हैं, ये 3 × 3 का है, यह भी क्या है? शून्य आव्यूह है या रिक्त आव्यूह। ऐसे और भी हम बना सकते हैं, जैसे 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसमें कितनी पंक्ति है? 1, 2, 3, तो 3 पंक्ति है और ये 1, 2 स्तंभ है। तो ये 3 × 2 का रिक्त या शून्य आव्यूह है। इसकी भी जरूरत पड़ती है जब सवाल लगाते हैं। आगे आपको मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जो हमारा नंबर 3 है, ये कभी कभी ना ये इसकी परिभाषा पूछ लेता है। तो जब मैं इंटर में था तो इसकी परिभाषा पूछी गई थी। तो लिखा है इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है। इस परिभाषा पूछ लेता है, उदाहरण पूछ लेता है, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सवाल को लगाने में। इकाई या तत्समक आव्यूह ये क्या होता है? जिस वर्ग आव्यूह के, ध्यान दीजिएगा, जो तत्समक या इकाई आव्यूह होता है वह एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह मैंने अभी पीछे बताया, जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, उसको याद रखिएगा। एक वर्ग आव्यूह ही इकाई या तत्समक आव्यूह होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है? जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई मतलब 1 हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको कैपिटल I से लिखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। देखिए, जैसे हम आव्यूह लिख रहे हैं, जैसे ये 1, 0, 0, 1, ये देख रहे हैं, ये हमने एक आव्यूह लिखा है। एक और लिख दे रहे हैं 3 × 3 का, ये 1 है, 0, 0, 1, नहीं 0, 1, 0, 0, 0, 1, ऐसे
देख रहे हैं ना, ये 3x3 का है, ये 2x2 का है। इसको जरा आप समझ लीजिए। आप जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में ये है वर्ग, ठीक है, सॉरी वर्ग आव्यूह नहीं, वर्ग में केवल ये जो चित्र होता है चतुर्भुज वर्ग, उसकी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इसको जब हम ऐसे मिलाते हैं इसको कहते हैं विकर्ण, ठीक है। ठीक वैसे ही ये एक वर्ग आव्यूह है, इसमें जो ये लाइन है इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एक 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 इस लाइन में आ जाएंगे। तो इस ये जो होता है इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण, या देखिए ये क्या होता है? मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है। इसमें जरा ध्यान से देखिए कि ये जो आव्यूह है इसमें कुछ जो तत्व हैं वो एक हैं और कुछ शून्य हैं, इसमें भी कुछ एक हैं कुछ शून्य हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, ये जो मुख्य विकर्ण वाला तत्व है ना, ये सभी तत्व एक होना चाहिए, बाकी जो तत्व हैं सब शून्य होना चाहिए, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक वैसे यहाँ भी, यहाँ पर देखिए ये मुख्य विकर्ण वाला एक है सभी तत्व, बाकी सब शून्य है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इकाई या तत्समक आव्यूह। इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है ये? जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के जो तत्व होते हैं वो एक होते हैं, बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं, उसे हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको आई से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी आई से लिखेंगे, ठीक है, इसको भी आई से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसको नंबरिंग से लिखा जाता है। नंबरिंग से क्या मतलब होता है? जैसे ये 2x2 है ना, तो इसको I2 लिखते हैं। ये 3x3 है ना, तो इसको I3 लिखते हैं। ऐसे ही अगर कहीं लिखा जाए इसे 1, ये देखिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं I1, ठीक है, I1 कहते हैं। ये 1x1 का है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो परिभाषा लिखा गया है ना, वो परिभाषा इसमें नहीं फिट बैठता। परिभाषा में क्या है कि विकर्ण का तत्व तो एक हो, बाकी सब शून्य हो। तो इसमें एक तो दिख रहा है लेकिन शून्य नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सवालों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इसकी जरूरत पड़ती है। तो यही दोनों की जरूरत पड़ती है, इसको याद रखिएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ढेर सारे सवाल लगेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। इसमें लिखा है दो आव्यूहों की समानता, यानी कि दो आव्यूहों की समानता का मतलब होता है कि दो आव्यूह कब आपस में बराबर होते हैं। यह समानता का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो कोई भी दो आव्यूह आपस में बराबर कब होते हैं? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई आव्यूह है जिसका हम तत्व लिख दे रहे हैं। ये ए है, बी है, सी, डी। ये देखिए हमारे पास कोई एक आव्यूह है, ठीक है। कोई एक और आव्यूह लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जितने कोटि का ये आव्यूह होगा उतने ही कोटि का दूसरा भी होना चाहिए, तभी ये बराबर होंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कोई और ले लेते हैं, जैसे एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। देखिए ये जो हमने आव्यूह लिया है ये 2x2 वाला लिया है, ये भी 2x2, ठीक है। दो आव्यूह बराबर तभी होंगे जब उनकी कोटि आपस में बराबर होती है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या होती है? ये दोनों आव्यूह तभी बराबर होंगे जब पहला वाला जो तत्व है वो पहले के बराबर होगा, ठीक है। ये जो दूसरा है वो दूसरे वाले के बराबर होगा, ये जो तीसरा है ये वाला ये तीसरे के बराबर होगा, और ये जो चौथा है वो चौथे के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ए बराबर होना चाहिए यल के, बी बराबर होना चाहिए यम के, ठीक है, सी बराबर होना चाहिए यन के, और डी बराबर होना चाहिए यक्स के, ठीक है। याद रखिएगा, इससे ढेर सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया? दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? जब दोनों आव्यूहों का क्रम या कोटि बराबर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो संगत तत्व हैं ये आपस में बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब होता है पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, ऐसे, ठीक है, तब ये बराबर होंगे। जैसे हमने 2x2 का लिया है वैसे 3x3 का भी होता है, जैसे 2 के लिए वही नियम 3 के लिए भी, इसको याद रखिएगा। इससे ढेर सारे सवाल लगते हैं। चलो सवाल लगाते हैं इस पर। ये देखिए हमारे पास सवाल है और मैंने 2 सवाल लिया है, इसके बाद भी मैं 1-2 और बताऊंगा। देखिए सवाल में क्या लिखा है? निम्नलिखित आव्यूहों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, फिर वो दूसरा वाला हल करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए,
ये जो अवयव लिखा गया है और ये जो अवयव है ये लिखा गया है कि दोनों बराबर हैं। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी दो अवयव बराबर तभी होते हैं जब उनका कोटि बराबर होता है, ठीक है, और फिर उनके संगत जो तत्व हैं वो बराबर होते हैं, तभी दो अवयव बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि जितना पंक्ति स्तंभ इसमें है उतना ही इसमें है, ठीक। तो बराबर कैसे होंगे, ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये जो पहला वाला होता है वो पहले के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक। ये जो दूसरा होता है वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि z का मान यहाँ क्या हो गया 3। वैसे जो ये तीसरा है वो तीसरे के बराबर हो जाएगा, ये आपस में, ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 1, और ये जो 5 है चौथा, ये चौथा आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब यही नियम हम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों अवयव बराबर लिए, देखिए बराबर लिखा गया है, तो क्या होगा पहला, ये देखो इतना बड़ा जो लिखा गया है ना ये पूरा एक तत्व है, तो ये पहला पहले के बराबर, तो चलिए लिख दीजिए, तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा दूसरे के बराबर है, क्योंकि मान नहीं ज्ञात करना वो संख्या है उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए तीसरा तीसरे के बराबर है, ठीक है, ये वाला चीज बराबर है कि नहीं, यानी कि 5 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। 5 प्लस में इधर गया माइनस में, हम इसको हल कर सकते हैं, तो 5 प्लस में उधर गया माइनस में, तो जेड का मान क्या आएगा 0, ये देखिए जेड का मान आ गया। अब बचा है एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो देखो इसको मान लो समीकरण 1 है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई इसके बराबर है किसके 8 के बराबर है, तो इसको समीकरण मान लीजिए नंबर 2। आप जानते हैं समीकरण उसे मानते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजों का मान हमें पता नहीं होता है, इसलिए ये भी समीकरण है ये भी समीकरण है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद से हम हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ और भी सूत्र याद करने होंगे, और नहीं तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। जैसे ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 8 होता है और जिनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो किसी का मान 4 होगा, किसी का मान 2 होगा, x का मान 4 y का मान 2 या y का मान 4 x का मान 2 ऐसे कुछ होगा। तो इसके लिए एक तरीका है, जब x प्लस वाई का मान दिया हो तो हम निकालते हैं x माइनस वाई का मान। उसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र आपको याद रखना होगा। वो सूत्र क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो सूत्र होता है x माइनस वाई बराबर होता है अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये होता है 4xy, मेरे ख्याल से यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ यही होता है, ठीक है। अब इसी में जिसका मान पता है उसका मान हम रख देंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर, देखिए मान हम रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान 6, ठीक है। तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान जो है यहाँ 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग 6 6 36, 8 8 चौक 32, 36 में से 32 जाएगा 4 का वर्गमूल आएगा 2। ये हो जाएगा नंबर 3 समीकरण। अब आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में युगपत समीकरण, जिसको हल करने का एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुणन विधि नाम सुने होंगे, तो उससे हम हल करेंगे और यह जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें ऐसे अगर एक समीकरण और उसी की तरह दूसरा एक प्लस में माइनस में हो तो इसके लिए ज़्यादातर हम विलोपन विधि लागू करते हैं। तो विलोपन विधि क्या है, ये जो मैं पहला समीकरण लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 6, और ये मैं तीसरा लिख दे रहा हूँ जो नया मिला x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। विलोपन में क्या होता है, इनको आपस में या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो अगर हम दोनों को आपस में जोड़ दें तो y और y कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 2x 6 2 8, ठीक है। 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। जब x का मान 4 आ गया तो x का मान इसमें रख दो तो हो जाएगा y का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस जरा फिर से देखिएगा, और ये जो सूत्र है ना इसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत काम देता है, ठीक है। ये वाला सूत्र,
ठीक। तो अगर x प्लस वाई का मान दिया है तो x माइनस वाई निकालते हैं, और अगर x माइनस वाई का मान दिया है तो x प्लस वाई वाला, यहीं सूत्र बदल जाता है। तो मैं एक सूत्र और लिख दे रहा हूं, जैसे अगर कहीं x प्लस वाई का मान ना दे के x माइनस वाई का मान दे दे, तो x प्लस वाई का सूत्र होता है अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये सूत्र होता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। देखिए हमारा जो इसी का तीसरा सवाल है, इसमें लिखा है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो ये प्लस माइनस करके जो भी चीजें लिखी गई होती हैं ये सब मिला के पूरा एक तत्व होता है, ठीक है। वैसे ही ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ठीक है। यहाँ भी ये पूरा एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, एक का मतलब एक ही तत्व है, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है क्या कि ये पूरा है जो अवयव, ये अवयव दोनों बराबर हैं। तो मैंने अभी बताया बराबर तभी होता है जब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए हल करता हूँ। तो ये जो पूरा पहला है यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा, हो जाएगा एक के, ठीक है, एक। और मैंने क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक चीजों का मान नहीं पता होता है और ज्ञात करना होता है तो उसे समीकरण मानते हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, नहीं पता है तो समीकरण एक हो जाएगा ये। इसी तरह ये बराबर 2 के हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 2 समीकरण। ऐसे ये तीसरा हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये नंबर 3 समीकरण हो गया ना। अब क्या करना है, इन तीनों समीकरणों को हमें हल कर देना है और आ जाएगा एक्स वाई जेड का मान। और आपको सोचना है कि हम क्या कर दें, इनको आपस में जोड़ें कि इनको आपस में घटाएं। कुल मिला के जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना पड़े आपको कीजिए, ठीक है, और फिर मान निकालिए। तो मैं आपको तरीका यहाँ बता दूं, बहुत आसान है। अगर हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ दें तो देखिए जोड़ने से ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और जेड जेड आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं। और जोड़ने का तरीका क्या, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना कैसे होता है, बायां बाएं से होता है, दाहिना दाहिने से होता है, इसको याद रखिएगा। तो जब जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को तो बायां बाएं से जोड़ेंगे, तो x माइनस में ये प्लस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो z और z को जोड़ेंगे तो जाएगा 2z बराबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो जाएगा 3 और 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो z का मान आ जाएगा 3/2 और ये हो गया z का मान, ठीक है। ऐसे ही अब आप दूसरा देखिए ध्यान से, जैसे हमने पहले दूसरे को जोड़ा है वैसे ही आप दूसरे को तीसरे को जोड़ लीजिए। जब दूसरे को तीसरे को जोड़ेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, जेड प्लस में ये माइनस जेड में कट जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x देखो हो जाएगा 2x बराबर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x का मान आ जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसे ही अब जब x देखो x और z का मान आ गया तो उसको किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए रख दो जैसे, या और भी तरीके हैं, जैसे हमने पहला दूसरा जोड़ा है, दूसरा तीसरा, वैसे आप तीसरा और पहला जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, y और y 2y हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2y बराबर 1 और 3 हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 2 से कटेगा, 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो y का मान आ जाएगा कितना 2। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना पड़े आप कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास एक सवाल है, लिखा है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने अभी एक पीछे टॉपिक पढ़ाया था जिसमें लिखा था कि अवयव का निरूपण, और उसमें मैंने ढेर सारा बड़ा सा अवयव बताया था और फिर उसको छोटा सा लिखा था। तो उस छोटे से जो अवयव लिखे जाते हैं उसमें से एक तत्व लिखा जाता है जिसको AIJ कहते हैं। तो कोई अवयव है जिसका एक तत्व AIJ लिखा गया है, इस तत्व की सहायता से हमें वो अवयव प्राप्त करना है। किस अवयव का, ये
तत्व है, इसी की सहायता से हमें अवयव प्राप्त करना है। तो इसमें क्या करते हैं, जितने क्रास का, जितनी कोटि का अवयव कहता है, सबसे पहले उतनी कोटि का अवयव हम लिख डालते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना है 3x4 का। अब ये लिखते कैसे हैं, 3x4 का मतलब होता है कि 3 पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसमें अवयव लिख डालिए। तो मैंने भी पीछे लिखे दिखाया था अवयव का निरूपण वाले में, उसको जरा फिर से आप देखिएगा। तो 3x4 का अवयव, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोटि का अवयव। आप कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं ऐसे। कितनी पंक्ति होनी चाहिए, 3 पंक्ति। कितने स्तंभ, 4। ठीक है, तो 3 पंक्ति लिखिए, चलिए। ठीक है, ये एक पंक्ति, फिर ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, फिर ये तीसरी पंक्ति। चलो लिखते हैं ए। कितने स्तंभ होने चाहिए, 4। तो ये एक स्तंभ, ऐसे एक दूसरा, ऐसे एक तीसरा, ऐसे एक चौथा। तो मैं लिख दे रहा हूं ये ए। देखिए मैं लिख दे रहा हूं सब, ऐसे हो गया, अवयव बन गया। और फिर अब इसका नाम लिखिए। मैंने नाम लिखना आपको बताया था, नाम कैसे लिखते हैं देखिए। ये जो तत्व है ये पहली पंक्ति पहली स्तंभ का है, इसलिए इसका नाम होता है A11। ठीक है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ऐसे लिख डालिए सब। ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ऐसे। ठीक है, आगे ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। देखिए हमने सबका नाम लिख दिया। तो ये जो मिला है इसको कहते हैं 3x4 का अवयव। ठीक है, 3x4 कोटि का अवयव। हमें क्या करना है, इतना बड़ा अवयव बनाना है। ठीक है, तो चलो मैं बना के आपको दिखाता हूं, देखिए। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है A11, A12, A13, ए क्या है, तत्व के नाम है, इसी की जगह संख्याएं हमें लिखनी है। वो संख्याएं कहां से मिलेंगी, ये जो मान दिया है ना, इसकी सहायता से मिलेगा। ठीक है, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हमें A11 इस तत्व का मान चाहिए, तो ये जो पहला मान है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ये जो I होता है, I ध्यान दीजिएगा, ये जो I होता है किसको बताता है, पंक्ति को बताता है। ठीक है, और ये जो J होता है ये किसको बताता है, स्तंभ को बताता है। ये चीजें मैंने अभी पीछे बताया था, इसको आपको ध्यान से देखना है, ये स्तंभ को बताता है। तो यहां पर जरा देखिए क्या लिखा है, A11 लिखा है। 11 का मतलब होता है कि ये I का मान है और ये J का मान है। ठीक है, तो और यहाँ I का मान 1 है, J का मान 1 है। तो क्या करते हैं, अगर हमें इसका मान चाहिए तो इसी सूत्र में I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे और हमें इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चलो मैं रख के दिखाता हूं। एक काम कीजिए, इस सवाल को जरा नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, हमें A11 चाहिए, तो क्या करना है, इसी में देखिए I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है, तो A11 आ जाएगा। और जैसे हमने इधर रखा है वैसे इधर भी रखेंगे, तो I की जगह 1 रखना है, प्लस 2 है, J की जगह 1 रखना है, तो गुणे में 1 हो जाएगा, का वर्ग बटे 2। ये कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। इसका मतलब A11 का मान आ गया 9 बटे 2। ऐसे ही अगर हमें A12 का मान चाहिए तो I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है, यानी कि 2 रखना है। चलो इसमें रखो। ठीक है, I की जगह 1 रखो और J की जगह 2 रखो। ठीक, तो यहाँ भी I की जगह 1 और J की जगह 2 रखना है। देखो 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 का वर्ग 25 और बटे 2, तो A12 का मान आएगा 25 बटे 2। देख रहे हैं। ऐसे ही A13 का अगर हमें चाहिए तो I की जगह 1 और J की जगह 3 रखना है। चलो रख दो यहाँ। ठीक है, तो I की जगह 1 रखो और J की जगह क्या रखना है, 3। यहाँ भी वैसे I की जगह 1 और J की जगह क्या रखना है, 3। तो यहाँ 3 रख दो, तो 3 रख देंगे, तो 3 दूनी 6, 1 7, 7 का वर्ग 7 सते 49 और बटे 2।
तो यहाँ मान आएगा क्या 49/2। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब हमें देखो x का मान हो गया, हमें इसका मान चाहिए A14, तो i की जगह 1 और j की जगह 4 रखना है। चलो इसी में रख दो, तो i जगह 1 j की जगह यहाँ 4 रखना है। ये देखो 4 रख दिया, तो 4 दूनी 8 1 9, 9 का वर्ग यहाँ आएगा 81/2, तो इसका मान आ जाएगा 81/2। देख रहे हैं। अब जैसे हमने पहली पंक्ति का मान निकाला है, ठीक वैसे आप दूसरी पंक्ति का मान निकालना है, आपको तीसरी पंक्ति का मान निकालना है, सबको मान यहां रख देना है। ठीक है, मैं पूरा करके इसको दिखाता हूं। देखिए आगे, अब ये हो जाएगा। अगला हमें किसका मान चाहिए, A21 का मान चाहिए। चलो यहाँ A21 मतलब ये i का मान, ये j का मान, चलो रखो यहाँ, तो हो जाएगा A21 बराबर i की जगह 2 रखना है प्लस j की जगह 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 कितना आएगा 16/2, काटेंगे तो जाएगा 8, यहाँ जाएगा 8। ऐसे ही अब हमें इसका मान चाहिए, तो i की जगह 2 j की जगह 2 रखना है। चलो यहाँ रख दो, तो i की जगह 2, ठीक है, और j की जगह 2 हो गया। यहाँ मान रखो i की जगह 2 j की जगह 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 6, देखो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 36 और बटे 2, और काटेंगे तो जाएगा 18 दूनी 36, तो यहाँ जाएगा 18। ऐसे ही अगला मान हमें चाहिए क्या, ये मान 2,3, तो i की जगह 2 रखना है यहाँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अब करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा इसे कर दिया, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ रखूंगा क्या, इसका मान निकालने के लिए 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 3 का वर्ग बटे 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, देखो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64/2, काटेंगे तो हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, अब हमें इसका मान चाहिए, तो i की जगह 2 j की जगह 4, तो यहाँ 2 रखो j की जगह 4 रखो, यहाँ 4, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100/2, काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ 50। ठीक है, हो गया कि नहीं, देखो आगे। ठीक है, आगे क्या है, अब देखिए, अब हमें इसका मान चाहिए, तो i की जगह 3 j की जगह 1 रखना है, तो i की जगह 3 रखो प्लस j की जगह 1, 2 गुणे 1 का वर्ग बटे 2, तो 2 1 को 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो 25/2, यहाँ आ जाएगा 25/2। देख रहे हैं। आगे आगे क्या करना है, ऐसे इसका मान हमें चाहिए, तो A23, ठीक है, A23, तो i की जगह 2, सॉरी i की जगह 3 j की जगह 2, तो i की जगह 3 j की जगह 2 रखना है, फिर वर्ग। अभी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 का वर्ग 49/2, तो ये हो जाएगा 49/2। फिर ऐसे यहाँ इसका मान चाहिए, तो i की जगह 3 j की जगह 3, तो यहाँ 3 करो, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 का वर्ग 81, तो यहाँ जाएगा 81/2। फिर ऐसे इसका मान चाहिए, तो i की जगह 3 j की जगह 4, चलो यहाँ रखो 3 यहाँ 4, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है, यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 का वर्ग 121/2, 121/2। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या कहा था कि ये जो अवयव दिया गया है ना, इसकी सहायता से 3x4 का अवयव बनाइए। तो सबसे पहले 3x4 कोटि का अवयव लिखेंगे ऐसे, उसके बाद फिर i के स्थान पर और j के स्थान पर यही मान पहला दूसरा रखेंगे, और सारे जो भी मान निकल के आएंगे उसको ऐसे रख देना है उसकी जगह, और जो भी अवयव मिलेगा वही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।